नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में आपका स्वागत है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में हम ई कॉमर्स पर अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल इस क्षेत्र की हलचल और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस इक्रियर के सर्वे पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राधिका कपूर, प्रोफेसर इक्रियर, डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो इक्रियर, राहुल अलुवालिया, फाउंडर डायरेक्टर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस में। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। तनु, इस सेशन की शुरुआत आपसे करेंगे। यह सर्वे बताता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करने से एमएसएमईज में इनोवेशन को भी बूस्ट मिला है। इस बारे में आप बता सकें। जी, हमने एक और सवाल अपने एंटरप्राइजेस को पूछा था विच वाज रिलेटेड टू क्या आपने नए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, हैव यू मेड एनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर जॉइनिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, या फिर आपने कोई इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है। एंड व्हेन वी से मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेथड, आपने कोई इन्वेस्टमेंट इन सब में किया है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन, we are not only talking about technological innovations, but we are also talking about innovative business practices कि जैसे आप पहले अगर एक्सपोर्ट नहीं करते थे तो क्या आपने ई कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करने के बाद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसमें भी हमारे जो फाइंडिंग्स थे सौरभ, वो काफी ज्यादा एनकरेजिंग थे। वी फाउंड दैट up to 65% of the surveyed enterprises said that they did make some investment. कुछ ना कुछ तो उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है after integrating with e-commerce platform. And from a scaling up perspective, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि जो फर्म्स हैं वो अपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं टू मेक इट बिगर, बेटर इन सम वेज। सिमिलरली व्हेन यू कम टू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, इसमें मैं एक चीज पे हाईलाइट करना चाहूंगी। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं था, बट there was a decent approximately 10 to 12% of medium-sized enterprises pointed out that they started exporting with e-commerce after integrating on e-commerce platforms. And considering कि अभी हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलीज हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है कि हम एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करें, एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करें, स्पेशली एमएसएमई से, आई थिंक ये हमें काफी इंकरेजिंग फाइंडिंग लगा कि ई कॉमर्स से इंटीग्रेट करने के बाद जो थोड़े से रिलेटिवली लार्जर साइज फर्म्स थे, जिसे कि हम मीडियम कैटेगरी ऑफ फर्म्स कहते हैं, वो दे एक्चुअली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सम ऑफ देयर आउटपुट. So these were some of the positives that came out, additional to increase in sales and profit. राधिका, एक्सेस टू फाइनेंस एमएसएमईज की प्रमुख चुनौतियों में शुमार रहा है। ये सर्वे इस बात पर जोर देता है कि इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेस के साइजेबल परसेंटेज ने यह बताया है कि लोन लेने में भी इससे सपोर्ट मिला है। इस पर फाइंडिंग्स के बारे में बता सकें। हमने एमएसएमई से और बात की, हमें पता चला कि एक और इम्पोर्टेंट बहुत बेनिफिट था विच वाज द एबिलिटी टू एक्सेस क्रेडिट एंड टू एक्सेस फाइनेंस। एंड इंटरेस्टिंगली जो हमारी इंटीग्रेटेड फर्म्स थी उसमें ऑलमोस्ट 42% ने हमें बोला दैट इट हैड बिकम ईजियर टू एक्सेस क्रेडिट आफ्टर दे हैड इंटीग्रेटेड विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। एंड एक बहुत स्पेसिफिक चीज जो हमें बताई, अबाउट 13% ऑफ फर्म्स एक्चुअली सेड that they had been able to link their earnings to their loan accounts and access loans from either NBFCs or from fintech companies. So actually they had not needed to provide any collateral for these, but it was their earnings that provided those guarantees. As firms are enhancing their digital footprint, and one way of doing that is through e-commerce, they are being able to build information collateral. जहाँ उन्हें physical collateral की में challenges होते हैं, उनके पास often नहीं होता है, they are being able to build information collateral, and through AI and other modern technologies, this is then being used to assess their credit worthiness and then get credit at reasonable rates. नहीं तो normally जो हमें इस survey में भी सामने आया that a lot of the MSMEs are saying कि we are either using own capital or we are largely reliant on informal sources of credit which are very high. So therefore, regulatory issues इसमें of course बहुत important है, especially data privacy issues, ये कैसे आगे deal किए जाएंगे. But this is a very promising channel. And also over here, जैसे account aggregator का अभी एक नया idea आया है about how to improve access to credit for firms.
इसमें इट इज ऑल्सो वर्थ थिंकिंग अबाउट कि आगे जाके ये जो ई कॉमर्स पे आपका डेटा इंटीग्रेट हो रहा है, हाउ इट कैन बी लेवरेज थ्रू द अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म टू एस्टैब्लिश द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फर्म्स। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो फर्म्स हमारे सैंपल में इंटीग्रेटेड नहीं थे विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनका ये परसेप्शन था, दिस वाज अ परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन, बट अबाउट 75%, 3/4 ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स ने कहा कि उन्हें ऐसे लगता है कि अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे होते तो इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर देम टू एक्सेस क्रेडिट। अनिल जी, ये जो फिलहाल डेटा जनरेट हो रहा है, इससे लेंडिंग के डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे हैं। इससे किसी भी लोन प्रपोजल पर कॉल लेना फास्ट हो गया है ट्रेडिशनल फॉर्मेट की तुलना में। वहीं यह सर्वे एक्सेस टू फाइनेंस को लेकर इस बात पर जोर देता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और फिनटेक कंपनीज के बीच टाई अप्स एमएसएमईज के लिए फायदेमंद रहेंगे। आपकी राय? देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो जो डेटा जनरेट हो रहा है और उसमें जो बायर्स और सेलर्स का जो डेटा है, इन सब को एआई से यदि एनालाइज करके उसके ऊपर फिनटेक के बहुत अच्छे मॉड्यूल्स जो हैं वो बनने की संभावना है। लेकिन अभी ये एक तरह से मैं कहूँ तो थ्योरी में है, प्रैक्टिस में कई मुश्किलात हैं जिसका थोड़ा सा सामना हमें करना है। जैसे एक तो डेटा प्राइवेसी इश्यूज हैं, और दूसरे क्योंकि जो बायर्स हैं उनका वो डाटा है, और क्या प्लेटफॉर्म को ये अधिकार है कि उनके डाटा को एनालाइज करके वो प्रोडक्ट्स, फिनेंस के प्रोडक्ट्स ले सकें एक थर्ड पार्टी से। तो यानी बैंक थर्ड पार्टी होगा या फाइनेंस की कंपनी थर्ड पार्टी होगी। दूसरी चीज ये जरूर है कि ये संभावना ज्यादा मुझे लगता है कि जल्दी रियलाइज हो सकती है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो खुद ही फिनटेक की अपनी फॉर्म्स बना के कुछ फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट्स ले आए। ये तो शायद बहुत जल्दी होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी इसमें कुछ रेगुलेटरी ग्रे एरियाज हैं जिनको आरबीआई और जो डेटा प्राइवेसी के नए एक हमारे कानून आए हैं उनके बाद एनालाइज करके कोई रास्ता निकालना होगा। राहुल जी, आप हमें यह बता सकें कि इस व्यू का दौर में जब कई तरह की अनिश्चितताएं हैं, ऐसे में एमएसएमईज को कैसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए? आई थिंक सौरभ कंप्लीटली अग्री कि अभी जो एनवायरनमेंट है विच इज़ एम्बिगुअस, विच इज़ डिफिकल्ट, एंड आई थिंक आपने पहले भी थोड़ी बात करी कि हैंड होल्डिंग कैसे हो सकती है एमएसएमईज की इन सच एन एनवायरनमेंट। एंड आई थिंक वाइल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन प्लेस, associations such as Mr. Bharadwaj have its own place. एक जो नया प्लेयर आ रहा है in this entire ecosystem of the aggregator, जो कि MSMEs को handhold कर सकता है, help connect them to international markets, help them keep up their technology and upgrade it. ये बहुत interesting नया player है, and I think MSMEs should try and make use of this and try and find policies that encourage these aggregators, क्योंकि एग्रीगेटर का अपना स्किन इन द गेम जिसे कहते हैं वो भी है। उनको अपना अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, उनका अपना मार्केट एक्सेस बढ़ाना है, उनकी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, देन दे हैव टू कंसिडर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एमएसएमई। तनु, आप हमें यह बता सके कि आखिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन करने को लेकर एमएसएमईज ने क्या रीजंस शेयर किए? मोस्टली गिवन रीजन था वो ये था कि नॉलेज नहीं है। People are not really aware of not only just how to use the platform, but even if they're using it, how to use it efficiently. So the knowledge gap is the biggest reason why people are not using e-commerce platform. And about 48% of the enterprises which are not integrated, जो कि e-commerce platform पे नहीं हैं, उन्होंने बोला था कि 48% of those said that they are not joining the platform because they don't have adequate knowledge or skill set to use it. तनु, क्या ऐसा भी देखा गया कि फर्म्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन तो किया लेकिन बाद में एग्जिट कर गए, प्लेटफॉर्म छोड़ दिया? एक्चुअली हम ये भी समझना चाह रहे थे बिकॉज जब हमने सर्वे किया तो उस टाइम पे जो फर्म्स इंटीग्रेटेड थे उनको हमने माना कि दीज आर इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेस जिस टाइम पे सर्वे हो रहा था, एंड दोज दैट वर नॉट इंटीग्रेटेड, दैट मीन्स हमने ये माना कि दीज आर नॉन इंटीग्रेटेड एंटरप्राइजेस। बट अगर आप एक एंटरप्राइज का लाइफ स्पैन देखते हैं तो हो सकता है, आई मीन वी वर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि हो सकता है एट सम पॉइंट इन टाइम दे मे बी इंटीग्रेटेड।
So those that were not integrated, we asked them, okay, were you there on e-commerce platform and did you leave it? So out of the 1002, only 11 MSME said that, we had joined e-commerce platform, हमने एक point in time पे किया था, but we left the platform because again the reason was that we didn't have the right knowledge to use this platform. तो पर वो बहुत छोटा नंबर था, अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो 1% से भी कम एंटरप्राइजेस थे that actually, or almost 1%, जो कि those who joined and left the platform. अनिल जी, एक और पहलू पर आपकी राय चाहेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर प्लेस करने के बाद कस्टमर्स को एक तरफ तो क्विक डिलीवरी की उम्मीद रहती है, वहीं इसमें रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स का भी पहलू है। इसको आप कैसे रीड करते हैं? आपने जिक्र किया रिटर्न का। कुछ ऐसे लोग भी हैं क्या कि जिन्होंने पहले ज्वाइन किया और छोड़ दिया। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को जो शुरुआत में ज्वाइन किया और बाद में छोड़ दिया, और उसके जो 2-3 कारण उन्होंने बताए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है जानना, जिससे पता लगे कि जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक रोजी पिक्चर ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो चीज ये है कि रिटर्न एक बहुत बड़ा एक इशू है, और खासकर उन सेगमेंट्स के लिए जहां पर यदि प्रोडक्ट वापस आता है तो उसके बाद उसको दोबारा बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और रिटर्न की जो फ्रीक्वेंसी है कई केसेस में, खासकर एपरल गारमेंट्स में, साड़ीज में 30% तक है। तो यानी हर 10 साड़ी आपने जो बेची, यदि उसमें से 3 वापस आ रही हैं तो उसका पेमेंट उतने दिन फंसा रहता है, क्योंकि इमीडिएटली आपको पेमेंट नहीं होता। एक एस्क्रो का सिस्टम है जिसके बाद आपको पेमेंट मिलता है, तो 2-3 महीने के लिए आपका वो पेमेंट फंसा रहा, फिर आपका प्रोडक्ट भी वापस आ गया, फिर आपकी जो नंबरिंग है यानी कि एक्सटेंडिंग है वो भी डाउनग्रेड होती है उससे। दूसरी चीज, इसमें मार्जिन की कॉस्ट है। प्लेटफॉर्म्स के मार्जिन काफी ज्यादा है, और बहुत सारे सेगमेंट्स में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है वहां ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको देना। तीसरी बात यह है कि अब एक ही प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो प्लेटफॉर्म पर यदि आप कोई एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, सपोज कीजिए आपने मेन शर्ट सर्च की, तो वहां पर कम से कम 50, 100, 200, 500 सप्लायर्स जो है वो लिस्ट हो जाएंगे, जो 20 पेजेस में फैले होंगे किसी प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन के। तो अब सवाल ये उठता है कि आप पहले पेज पर यदि नहीं है तो आप बेसिकली एक तरह से सारा आपको बिजनेस कुछ मिलेगा नहीं। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट के और मार्केटिंग के तरह तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो एक अच्छी खासी मोटी फीस उसकी रहती है। और मुझे ऐसा बताया गया कि कुछ केसेस में तो ये फीस 20 से 40%, 50% से भी ज्यादा जो कॉस्ट है एक आदमी की, वो इस बात को इंश्योर करने में लग जाती है कि वो पहले पेज पर उनका प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, और मेरे ख्याल से सभी को कमोबेश इस पर आना पड़ेगा। पर इसके साथ साथ ये एक बेड ऑफ रोजेज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की हैं और उसको मास्टर करने की है, तभी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। राधिका, क्या नॉन इंटीग्रेटेड एमएसएमईज में ज्यादा कैश बेस्ड सेल्स रही हैं इंटीग्रेटेड फर्म्स की तुलना में? एब्सोल्युटली। जो नॉन इंटीग्रेटेड एमएसएमईज थी उसमें अबाउट 62% ने कहा कि लेस देन 50% ऑफ देयर सेल्स वर कैश बेस्ड, whereas जो इंटीग्रेटेड फर्म्स थी उसमें अबाउट 73% ने हमें कहा दैट लेस देन 50% ऑफ देयर सेल्स वर कैश बेस्ड. So clearly, while there was a lot of use of digital payments across integrated and non-integrated firms, and that's not surprising given the rapid strides we've made on digital infrastructure. But nevertheless, जो cash-based sales हैं, वो non-integrated firms में ज़्यादा है compared to integrated firms, and not a very surprising finding. राधिका, सर्वे ये भी बताता है कि जिन एमएसएमईज ने ई कॉमर्स से इंटीग्रेट किया है, वहां पर फर्म्स की टोटल सेल्स में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का एक छोटा हिस्सा ही रहा है। जब इसको ट्रेडिशनल रूट से कंपेयर करते हैं, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? सौरभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे बेनिफिट्स हाईलाइट किए हैं ई कॉमर्स के, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, एट प्रेजेंट जो हमारी इंटीग्रेटेड फर्म्स थी उसमें अबाउट 50% ऑफ इंटीग्रेटेड फर्म्स ने कहा that sales through e-commerce platforms accounted for just 10 to 20% of their total sales. And in fact, just a little over 5% of integrated firms said that the sales through e-commerce platforms accounted for more than 50% of their total sales.
So from these numbers, it's very obvious कि अभी भी जबकि e-commerce के थ्रू काफी growth हुई है, sales through e-commerce platforms have increased, especially post-COVID. They are still a considerably smaller proportion compared to the traditional route of sales for MSMEs. And I think, this is an important finding because it leads us to think about what the future of e-commerce is. देखिए, जो ज़्यादातर फर्म्स हमारे सैंपल में थी जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड थी इन 2022, उसमें अबाउट 40% फर्म्स ने हमें बताया दैट दे हैड एक्चुअली जॉइंड द प्लेटफॉर्म आफ्टर कोविड. एंड वी नो दैट आफ्टर कोविड देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, ऑनलाइन सेल्स ज़्यादा हो गई. और ये सब होने के बावजूद भी अभी देयर इज व्हाट आवर सर्वे इज सेइंग इज दैट अ वेरी स्मॉल proportion of sales, a relatively smaller proportion of sales are coming through these online platforms. So what we need to ask then is that going into the future, looking into this post-pandemic world, are e-commerce platforms, are the sales through e-commerce platforms going to be an important generator of growth? Are they going to be a sufficiently reliable source of sales and revenues for MSMEs, or will they continue to be, continue to account for a relatively smaller proportion? राहुल जी, आपसे एक और पहलू पर राय चाहेंगे. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड ई कॉमर्स एमएसएमईज एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल्स की बात कही गई है. ये मौजूदा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्ट्रिक्ट या क्लस्टर लेवल पर सेटअप करने की बात रखी गई है. इस बदलते दौर में जब एफटीएस पर जोर रहा है, आप नई संभावनाओं को टैप करने के लिए इस पहलू को कैसे देखते हैं? सौरभ जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सपोर्ट्स की जहाँ बात आती है, बहुत ज़रूरी स्टेप है कि एमएसएमईज का ओरिएंटेशन और टारगेटिंग एक्सपोर्ट्स की तरफ किया जाए. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम देखें कि सबसे बड़ी वर्ल्ड मार्केट्स किधर हैं, वो हैं इंटरनेशनल मार्केट्स. सेक्टर आफ्टर सेक्टर में दिस इज़ ट्रू, एंड स्पेशली द सेक्टर्स जहाँ ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हैं, जहाँ पे एमएसएमईज में कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. ओवर एंड ओवर इट्स ट्रू दैट सेक्टर्स इंटरनेशनली ज़्यादा बड़े होते हैं. ई कॉमर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे कहते हैं कि अगर आपके साइज के हिसाब से आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है या ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, वो इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एमएसएमईज के लिए ज़्यादा आसान कर देती हैं. क्योंकि जो आपका कस्टमर एक्विजिशन है, जो आपका लॉजिस्टिक्स है, ये सब आपको अब संभालने की ज़रूरत नहीं है. ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए संभाल सकते हैं. एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन आपका बिजनेस जो चलाना है, जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वालिटी एंड योर कॉस्ट, विच इज़ रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है एमएसएमई के लिए करना. आई थिंक द रिकमेंडेशन इज़ अ गुड वन कि अगर आप क्लस्टर्स में भी जाके ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन स्पेसिफिकली करें एंड अलाउ इट, आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी डन. पर मैं ये कहूँगा कि हमें इससे थोड़ा ज़्यादा और ब्रॉड रखना चाहिए अपना व्यू जो है कि और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से एमएसएमईज को एक्सपोर्ट करने से रुकावट हो रही है, और उनको हम फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस दोज हर्डल्स. वक्त फिलहाल ब्रेक का है. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस. हम जल्द लौटते हैं. वेलकम बैक. एसएमई एक्सप्रेस में जायजा लिया जा रहा है ई कॉमर्स का. आइए आगे बढ़ते हैं. अनिल जी, उद्यमियों को कई फ्रंट्स पर काम करना होगा. क्वालिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी या फिर बात कैपेसिटी की हो. सर्वे में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के तहत टारगेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बात रखी गई है. आप ओडीओपी के पोटेंशियल को लोकल से ग्लोबल चेन में एमएसएमईज के लिए कैसे देखते हैं, और इस पर आगे बढ़ते समय किन पहलुओं पर काम करना होगा? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ओडीओपी के जितने भी तहत आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या हो, स्टैंडर्डाइजेशन क्या हो, पैकेजिंग क्या हो, और उनके जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे बिल्ट हो ताकि वो ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर सकें. चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड या जो उनकी पेमेंट सिस्टम्स हैं. अभी आपने भी जिक्र किया कि भाई वो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका जो रिकंसिलिएशन है फिनांस का, उससे रिलेटेड दिक्कत है.
तो इसलिए एक्सपोर्ट तो बहुत बाद की चीज है। मैं तो अभी डोमेस्टिक ओडीओपी की बात कर रहा हूं कि यहां पर भी उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए एक लंबी हैंड होल्डिंग की मिशन मोड में काम करने की जरूरत है प्रक्रिया की, कि जिससे कि उनको हैंड होल्ड करके उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके। और जहां तक रिटर्न्स का सवाल है, उसके लिए भी जरूरी है उनकी ट्रेनिंग की, जो वही चीजों को वो बोले अपने प्लेटफॉर्म पर जो चीज वो दे रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर में तो एक बहुत सारी चीज है कि हम कहते कुछ हैं और डिलीवरी किसी और चीज की होती है। तो जब तक हम फिजिकल वर्ल्ड में है तो आदमी खुद देखकर परख कर चीजों को ले सकता है, लेकिन वहां ई कॉमर्स पे तो आदमी सिर्फ एक फोटोग्राफ को देख के या एक डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही उसी पर ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर देता है, और जब उसके पास सामान आता है तो फिर वो रिटर्न करता है यदि उसके मुताबिक वो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ओडीओपी की जो एक पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए एक बहुत बड़े मिशन की आवश्यकता है। राहुल जी, आप ओएनडीसी फ्रंट पर जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें कैसे देख रहे हैं? माना जा रहा है कि ये ई कॉमर्स स्पेस को री इन्वेंट कर रहा है, आपकी राय? So ONDC is a very important development. I think they are trying to make platforms a public infrastructure, जिससे आप किसी एक कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं है, पर आपके पास जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके पास अवेलेबल हो। If executed well and if there is momentum behind it, certainly I think ONDC can be a very important platform going forward, and people should explore it. अनिल जी, चलते चलते लास्ट वर्ड आपसे लेंगे। ई कॉमर्स पॉलिसी पर आप क्या कहना चाहेंगे? सौरभ, इसका ई कॉमर्स पॉलिसी के इतने डायमेंशंस हैं कि अंत में जब समय हमारे पास कम है तो उसको छेड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मैं बहुत ही एक मुख्तसर 2 शब्दों में इसका जवाब दे सकता हूं, और वो ये है कि इसका गोल ये होना चाहिए कि फेयर कंपटीशन हो। यदि हम ऐसा कर पाए तो वो ई कॉमर्स पॉलिसी सक्सेसफुल होगी। एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। इक्रियर की रिपोर्ट और ई कॉमर्स के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। डॉक्टर राधिका कपूर, प्रोफेसर इक्रियर, डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो इक्रियर, राहुल अलुवालिया, फाउंडर डायरेक्टर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस्मे। थैंक यू। हमारी ओर से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को इस तेजी से बदलते दौर के लिए शुभकामनाएं। अगले एडिशन में आपसे मुलाकात करेंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।